नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पर, जहां पर हम वैकेंसीज़ को बहुत डिटेल में एनालिसिस करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। आज हम जिस वैकेंसी को यहाँ पर ले रहे हैं, वो अभी ताज़ा-ताज़ा ही खुली है, बिल्कुल तरोताज़ा है ना? आप देख सकते हो, ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भैया इसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, बहुत सारे ठिकाने हैं, बहुत स क्या क्या बोलूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो। पर उससे पहले आप यहाँ पर ये समझो कि टोटल 314 हैं टोटल पोस्ट जो वैकेंसी है। परमानेंट जॉब है, कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है कि ये आप वहाँ पे अप्रेंटिसशिप करके निकल जाओगे ना। पोस्ट का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, शॉर्ट में से क्या बोलेंगे, OCTT। इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हो, डेट है 22 फरवरी को ये जारी हुआ था। ठीक है ना? और ये आपको मालूम है कि महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी है ये। तो अगर आपने 10th पास की हुई है ना, और आपके पास डिप्लोमा होल्डर्स हैं, अगर आप, है ना, अब डिप्लोमा कौन कौन सी ब्रांच का वो मैं बताऊंगा, नीचे काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, है ना, वो हम नीचे समझेंगे। पर 10th के बाद डिप्लोमा किया आपने, 3 साल का डिप्लोमा इन्होंने बोला है, 3 साल का है इसमें। ठीक है। हाँ, बस एक जगह पर एक्सपीरियंस मांगा है, वो एक ही पोस्ट है, और वो नाम है बेटा सिविल ड्रॉट्समैन, है ना, सिविल ड्रॉट्स मैन। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने कहा है सिविल ड्रॉट्समैन की जो जगह है, ओसीटीटी है ना, ओसीटीटी यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, और ब्रांच का नाम क्या है, सिविल ड्रॉट्समैन। इसमें आपने डिप्लोमा किया हो, 10th पास हो, डिप्लोमा आपने इसी ब्रांच में किया हो, लेकिन इसमें क्या उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, बस इसी में मांगा है ना, और कहीं नहीं मांगा है। 1 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ इसी में मांगा हुआ है। अब एज की क्राइटेरिया बहुत ध्यान सुन लीजिए कि जो मिनिमम एज है वो आपकी जो है 18 साल है, इसमें मांगी गई है, और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 28 होनी चाहिए। अब ये जो एज मैंने जो बताई है, ये अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए होती है। ठीक है। अब आपको पता है कि भाई बाकी का वो क्या होगा, जैसे SC ST जो है वो इसमें 5 साल जोड़ लें, क्योंकि उनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। यहीं पर OBC के नॉन क्रीमी लेयर को जो है वो 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है ना, क्रीमी लेयर को नहीं मिलती, क्रीमी लेयर यहीं आ जाते, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OBC क्रीमी लेयर, है ना। और हमारे एक होते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनको 10 साल के दिव्यांगजन, हमारे दिव्यांग भाई बहन हमारे, इनको 10 साल की छूट मिल जाती है। ठीक है। और ऐसी एक्स सर्विसमैन को 3 साल 4 साल उनको उनके हिसाब से मिलती रहती है। अब इसमें यह है कि देखिए, आपको बस अपनी अपनी सर्टिफिकेट्स आपको लगाने पड़ेंगे इसमें, जैसे कि SC ST को कम्युनिटी सर्टिफिकेट लग जाता है, OBC को लग जाता है अपना नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लग जाता है, PWD को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लग जाता है ना। और क्या बता दूं मैं आपको, और कुछ नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है तो उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लग जाता है। तो ये कुछ बातें हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। और अभी सब बताऊंगा, चिंता मत करिए, कब लास्ट डेट है क्या है हम सब देखेंगे। तो भैया पूरी तरीके से परमानेंट जॉब पर हम हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, ये हम परमानेंट जॉब की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें ट्रेनिंग वगैरह भी होगी, पेपर कैसे होगा, सिलेक्शन कितना है, फीस वगैरह कितनी भरनी है, पे करनी है, मैं आपको सब बता रहा हूँ। ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं। देखिए क्या है कि अप्लाई करने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो उससे पहले कुछ जानकारी आपको और चाहिए, जैसे आप यहाँ पर नजर डालिए। मैंने आपसे कहा कि इनकी जो है अलग अलग राज्यों में इनकी ब्रांचेस हैं सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। जैसे वेस्ट बंगाल दुर्गापुर, यहाँ पर आप देखोगे एलॉय स्टील प्लांट है, तो उसे ASP कह दिया। अब ये ज़रूरी इसलिए है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी मेटलर्जी विभाग। अब ये कहाँ कहाँ है, अब देखो BSL में भी खाली है, BSL में 10 वैकेंसी है। BSP मतलब कि भिलाई स्टील प्लांट, BSL मतलब बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है ना, बोकारो स्टील प्लांट आपको मालूम है झारखंड में, भिलाई स्टील प्लांट आपको मालूम है अपने छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो अब देखो, मतलब इस डिपार्टमेंट से मेटलर्जी से BSP में 12 है ना, ऐसी CFP में 1 है। अब CFP क्या है तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखो CFP का मतलब हो गया चंद्रपुर फेरो एलॉयज प्लांट, ये चंद्रपुर महाराष्ट्र का हो गया। ये भी सेल की कंपनी है, सब ये सारी सर देख रहे हो आप, इनकी ब्रांच है ना। ऐसी ISP कहीं लिखा हुआ है तो वो है आपके DSP मतलब हो गया दुर्गा स्टील प्लांट, BSP मतलब क्या था, भिलाई स्टील प्लांट, BSL मतलब बोकारो स्टील प्लांट, ASP मतलब अलॉय स्टील प्लांट, है ना। अलॉय स्टील प्लांट भी दुर्गापुर में है ना। और DSP तो दुर्गापुर स्टील प्लांट है ये, तो ASP DSP दोनों दुर्गापुर हो गए, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में बर्नपुर भी है, वहीं पर ISP भी हो गया। तो आपके ASP DSP और ISP ये वहीं दुर्गापुर में हो गए। ठीक है ना। और बोकारो में ही देखिए, बोकारो झारखंड में SRU भी है, सेल की रिफ्रैक्टरी यूनिट है, रिफ्रैक्टरी वगैरह भी बनती है ना, वो भी है। और एक है इनकी रिसर्च यूनिट जो कि अगेन झारखंड में ही है, रांची में है ये।
ठीक है ना। और आरएसपी का मतलब राउरकेला स्टील प्लांट है, ये उड़ीसा में होगा। राउरकेला तो आपको मालूम है वहीं पर है, ये पूरा उनकी माइंस वगैरह वहीं पर है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये इसलिए पता रहना जरूरी ताकि आप यहाँ से अपनी वैकेंसीज देख पाएं कहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है ना। और तो बस बाकी आप कैटेगरी वाइज तो देख सकते हैं कि एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अनरिजर्व्ड, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको बस अपने रिस्पेक्टिव चीजों में देखना है। तो देखिए, अब डिप्लोमा कौन कौन सा चाहिए तो मैं आपको बता दूं पहले तो मेटलर्जी वाले वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हो मेटलर्जी में। इलेक्ट्रिकल वाले देखिए जरा, फिर एएसपी में आपको मालूम चल जाएगा, एलॉय स्टील प्लांट हो गया, ये बोकारो स्टील प्लांट हो गया, ये भिलाई स्टील प्लांट हो गया, ये चंद्रपुर हो गया, ये आपका इसको स्टील प्लांट हो गया, ये राउरकेला हो गया, ये सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट हो गई, है ना। तो इसमें आपको देखना है, देखिए मैंने कहा ना बस आपको पोस्ट का देखना है ध्यान से क्या है। अब देखो, अब आप ये समझ जाओ बस कि ये तो आपने देख लिया कि अब ब्रांच आपको देखना है। ब्रांच के आगे आप अब देख लेना कौन कौन सी यूनिट में कितनी कितनी पोस्ट खाली है, इन सेल की कौन कौन सी ब्रांच में कितनी कितनी पोस्ट खाली है। तो मैकेनिकल की आप चेक कर लेना कहाँ पर से आपको अप्लाई करना है। अब जैसे मान लो मैकेनिकल से भिलाई स्टील प्लांट के लिए किसी को अप्लाई करना है, तो भिलाई स्टील प्लांट में मैकेनिकल से 35 पोस्ट है। तो अगर डिप्लोमा है मैकेनिकल में 3 साल का तो आप भर दो, इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन कौन कौन सी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं मैं बताऊंगा, बस अपने सामने की आप वैकेंसी चेक कर लेना। तो ये जरूर चेक कर लेना आप, कैटेगरी वाइज आप पूरा देख लेना। यहाँ पे सिविल वाली खाली है, केमिकल वाली खाली है, सेरेमिक वाली हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हो गई, कंप्यूटर आईटी, ये सिर्फ माइंस के लिए यहाँ पर, और ड्रॉट्समैन सिविल, इसके लिए मैंने कहा है आपसे यहाँ पर इन्होंने जरूर जो है एक्सपीरियंस मांग लिया 1 साल का। ठीक है ना। और ये सब की चिंता करें तो आपको मैंने पहले बता दिया कि इसको कितनी छूट मिली हुई है, तो ये तो आपको दिक्कत ही नहीं समझिए बिल्कुल इस बात की, है ना। ये सब मैंने फुर्सत रही इस बात से। तो ये देखिए, एज तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 18 से 28 है। अब देखो मेटलर्जी के लिए क्या बोला उसने, मेट्रिकुलेशन साथ में 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए, है ना, मेटलर्जी इंजीनियरिंग से, बस बात खत्म हो गई। ऐसे इलेक्ट्रिकल में देखिए जरा, फुल टाइम डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ट्रिपल ई ब्रांच जो होती है, डबल ई ट्रिपल ई दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल से आपने डिप्लोमा किया हो, है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देखिए जरा ध्यान से, 3 साल का डिप्लोमा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इसमें किसी भी एक ब्रांच में आपने किया तो आप भर सकते हो। सिविल वाले जो है भैया, सिविल से फुल टाइम आपने डिप्लोमा हासिल किया हो 3 साल का, केमिकल से केमिकल इंजीनियरिंग में हासिल किया हो, है ना। ओसीटी, अब ये सेरेमिक हो गया तो सेरेमिक से सेरेमिक इंजीनियरिंग में आपने किया हो। देखो और कोई वाला नहीं, सिर्फ सेरेमिक, तो सेरेमिक वाला ही अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया वो डबल ई वाले, है ना। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, तो यानी कि डबल ई, ईटी, ईसी, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो ये ब्रांच वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर आईटी में बनी बात है, कंप्यूटर साइंस से अगर आपने डिप्लोमा किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने किया है तो भी भर सकते हो आप इसे। ड्रॉट्समैन सिविल वाला, तो इसके लिए देखो सिविल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला भी भर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला भी भर सकता है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप वाला भी भर सकता है। लेकिन एंड करके इन्होंने साथ में एक चीज़ और बोल दी कि भैया 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपका ड्रॉट्समैन में, डिज़ाइन असिस्टेंट के रूप में, है ना। कहाँ पर, ऑटोकैड सिस्टम में आपने काम किया हो, फॉर ड्राइंग प्रिपरेशन इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब इंडस्ट्रियल में आपने ऑटोकैड पर काम किया हो 1 साल, इनका कहना है। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब एक बात बताता हूँ, जिन्होंने डिस्टेंस मोड से अपनी डिप्लोमा हासिल की है ना, ये ऑफ कैंपस उन्होंने किया है, तो वो लोग इसे नहीं भर सकते, वो लोग एलिजिबल नहीं है, साफ साफ लिखा है नॉट एलिजिबल। ठीक है ना। और भैया जिन्होंने अभी तक अपना ग्रेजुएशन पार नहीं किया, मैं उनको बता दो, ग्रेजुएशन बोल रहे, जिन्होंने अभी डिप्लोमा रनिंग में है तो आप नहीं भर पाओगे, है ना, क्योंकि आपको भैया सबमिट करने, देखो इन्होंने यही डेट मानी हुई है कि इससे पहले पहले आपका डिप्लोमा हो जाना चाहिए। तो बनी बात, अगर आप अभी थर्ड ईयर में ही है, हुआ नहीं तो आप इसे नहीं भर पाएंगे। ठीक है। हाँ भाई, अब जो कैंडिडेट ड्रॉट्समैन के लिए भर रहे हैं, तो जब वो ऑनलाइन भरेंगे तो उनको अपनी एक्सपीरियंस की स्कैन कॉपी लगानी पड़ेगी। तो ये नहीं कि सिर्फ लिख देना है, स्कैन कॉपी आपको दिखानी पड़ेगी, भैया ऑटोकैड मैंने 1 साल है किसी इंडस्ट्री में डिजाइन किया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेरे पास ये है, तो ठीक है, वो आपको जरूर कर देना है। अब मान लीजिए कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए तो क्या, है ना, पेपर कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी, है ना। तो पहले तो हाँ यार सही बात है, पहले तो सिलेक्शन तो करवा लें आपका, तो कैसे होगा वो देखो ध्यान से। कंप्यूटर बेस्ड पूरा टेस्ट होगा आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है ये चीज, है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कितने सवाल रहेंगे, टोटल 100 सवाल आएंगे। उसमें से 50 सवाल आपके डोमेन नॉलेज से रहेंगे, मतलब आपसे जिस डोमेन से आप आ रहे हो वो रहेंगे, मतलब जैसे मान लो मैकेनिकल से हूं मैं तो मेरे मैकेनिकल के 50 सवाल हो गए। 100 सवाल टोटल है, 50 तो मेरे ब्रांच से हो गए, 50 किससे आएंगे, ये एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। अब इस एप्टीट्यूड में भैया कुछ भी हो सकता है ना, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब वही मैथ्स वगैरह हो गया। और सीबीटी, और ये कितने मिनट चलेगा भैया टोटल आपका, ये 90 मिनट चलेगा। ठीक है। ये आपको अब सीबीटी में पास कैसे मानेंगे, तो देखिए जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं,
तो ये जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है, ये जितने भी नंबर का हो, इसमें आपको 50% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे, है ना। तो मान लो जैसे 100 नंबर का ये अगर ये पेपर हो गया तो 50 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब आप इसमें पास माने जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा ये भी ध्यान रखिए सर, मेरिट लिस्ट किससे डिसाइड होगी, वो इसी रिटर्न एग्जाम, ये जो सीबीटी है ना, इसी से डिसाइड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 नंबर ला करके आप आगे तो जा सकते हैं, लेकिन मेरिट में नाम आएगा ये जरूरी नहीं है। मेरिट में नाम के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। तो 50 तो सिर्फ ये पास मानने के लिए कि भैया ये पार हो गया, ये स्टेज पार हो गया, अगले में जाना है ना। तो अगले में आपको स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के लिए आपको फिर इनके प्लांट या यूनिट या माइंस जहां ये बुलाएंगे वहीं आपको जाना पड़ेगा। तो वो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर या वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड भेज के जानकारी देकर के वो बताएंगे कहाँ आना, उसकी चिंता आप ना करें, ठीक है ना। स्किल टेस्ट पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का, क्वालिफाइंग का मतलब इसका मेरिट में कोई लेना देना नहीं है, बस क्वालिफाई जरूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो याद रखिए। अच्छा SC ST क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, OBC वाले या PW दिव्यांगजन हमारे, उन्हें 40% नंबर लाने पड़ेंगे, यानी 100 में से 40 आपको लाना पड़ेगा, तो आप इसे पार माने जाओगे। लेकिन सिलेक्शन 40 पे होगा ये जरूरी नहीं है, आपको बहुत सारे नंबर लाने पड़ेंगे क्योंकि मेरिट लिस्ट इसी पे बननी है। समझ गए होंगे आप मेरी बात। अब आती है बारी कि भैया इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा हुआ है। हाइट उन्होंने बोला लड़कों के लिए 155 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 143 सेंटीमीटर है। वहीं वजन देखो आप, लड़कों का 45 किलोग्राम होना चाहिए और ये हो गया 35 किलोग्राम हो गया। चेस्ट का जो भैया बिना फुलाए 75, फुलाने के बाद 79, है ना। और यहीं पे फीमेल के लिए बिना फुलाए 70 और फुलाने के बाद 73 सेंटीमीटर, ये इनका कहना है, एक्सपांशन है उसका। अब बाकी यहाँ पर विजुअल पैरामीटर लिखे हैं, इसको आप अच्छे से देख लेना थोड़ा सा कि नियर विजन कितना है, कलर विजन क्या है, कि नॉर्मल लैंटर्न टेस्ट विद मैक्सिमम अपर्चर, नाइट ब्लाइंडनेस विल बी डिस्क्वालीफाइड। भाई नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, याद रखिए, है ना। जैसे रात में नहीं दिखता कई लोग को, तो वो वाली नहीं होनी चाहिए, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बायनोकुलर एसेंशियल सर्जिकल ऑपरेटेड एंड स्क्वेंट विल बी एक्सेप्टेड, मतलब मान लो लस्सी का ऑपरेशन अगर हुआ है तो एक्सेप्टेड है वो चीज़, है ना, वो सब चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आप धीरे से। फीस वगैरह आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए तो जनरल वाले, OBC वाले, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले सबके लिए 500 रुपये, और वहीं पे अगर SC ST, दिव्यांगजन, एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसके लिए 200 रुपये है, ठीक है ना। आपको जानकारी सारी आप ईमेल से, SMS के माध्यम से, सेल की वेबसाइट पर मिल जाएगी। कैसे, अब अच्छा अब ये नीचे में चले जाऊंगा ऐसे में, तो फिर हम ऊपर वाली चीज़ छूट जाएगी हमारी, जो कि थी एक सेकंड, हाँ ये रहा। सर मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, अब क्या, देखिए सिलेक्शन आप जब हो जाएगा आपका, तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी जो है 2 साल की है ना। लेकिन अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो ये जो है कि एक्सटेंड हो सकती है। उन्हें लगेगा आपने अच्छे से नहीं सीखा, तो ये एक्सटेंड कर सकते हैं। कितना साल एक्सटेंड कर सकते हैं सर, 1 साल 2 साल और कर सकते हैं। तो मान लो 2 साल और एक्स्ट्रा, मतलब 4 साल का आपका जो है ट्रेनिंग ही हो जाएगा। इसलिए ट्रेनिंग अगर हो जाए तो ट्रेनिंग बड़ी अच्छी कर लेना, है ना। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका वो बढ़ा देंगे। जैसे ही अब आपकी ट्रेनिंग जैसी कंप्लीट हो जाएगी, अच्छा ट्रेनिंग के दौरान अब क्योंकि 2 साल की ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी, है ना। 2 साल के बाद देखेंगे अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बढ़ा देंगे 1 साल 2 साल। अब क्योंकि 2 साल की बेसिक ट्रेनिंग है, तो पहले साल तो ये आपको 16,000 रुपये देंगे, और दूसरे साल आपको 18,300 देंगे, ठीक है। और तीसरे साल मान लो गई तो भी 18,300 ही रहेगी, चौथे साल की तो भी 18,300 ही रहेगी। मतलब ट्रेनिंग के दौरान 18,300 से ऊपर नहीं है। पहले साल 16,000, बाकी के साल अगर आप रहे, ट्रेनिंग आपकी खत्म नहीं होती तो 18,000 ही मिलेगा। और ट्रेनिंग खत्म हो गई तो फिर भैया आपको ये रेगुलर कर देंगे, है ना। ट्रेनिंग अच्छी हो गई, सक्सेसफुल हो गई, आपने ट्रेनिंग अच्छी कर दी, तो S3 ग्रेड में आपको कर देंगे, और आपको 26,000 जो है तनख्वाह मिलेगी, 3% इंक्रीमेंट, जो भी आपका जैसा भी लगता है, तो फिर वहाँ की बातें हैं, ठीक है ना। और मतलब कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए पर एनम आपका बन जाएगा। बहुत है भाई, क्या करोगे इतना, कहाँ ले जाओगे, समझ गए। तो ये हाइट वाइट आपने समझ ली, आपने ये भी समझ लिया। अब ये देखिए फॉर्म वॉर्म भरने का है, तो भैया जैसे मान लो आप कहाँ जाओगे, ये इस वेबसाइट पर चले जाओ, है ना। उसके कैरियर पेज में जाना, कैरियर जहाँ लिखा रहता है वहाँ उसको क्लिक कर देना, है ना। देखो एप्लीकेशन कैसे भरना ये तो मत ही पूछो, ये मत पूछा करो, आप वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पे सब मिल जाएगा ना, इसको सर्च ही मारा करो, इसकी जरूरत नहीं है। पर ठीक है सर्च मार लो, ऐसा नहीं कि मैं बोला तो वो करो। तो करना क्या, वहाँ तो रजिस्ट्रेशन भैया आपको करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करिए, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, कोई पासवर्ड ID सब क्रिएट होगी, फिर लॉग इन करो। लॉग इन जब करने जाओगे तो आपको सब भरना पड़ेगा। उससे पहले अपने आप स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। फोन आ गया था मेरा, परेशान मत होइए, रिंगटोन है ये मेरी। अब देखिए तो आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले, और क्या है, हाँ CGPA जहां पर भी है किसी के पास CGPA में, जैसे आजकल के परसेंटेज बेस नहीं रहा, आजकल CGPA आता है, तो आप उसको परसेंटेज बेस में कन्वर्ट करवा लेना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और क्या है, स्किल टेस्ट हो गया, सब हो गया मान लीजिए, है ना। और कुछ नहीं है दोस्तों, ये खत्म हो जाता है यहाँ पर। और मैं देख लेता हूँ कुछ खाली, हाँ देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह ये नहीं दे रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ ऐसे बंदे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर लिए और स्किल टेस्ट के लिए आ रहे हैं, तो उनको SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी
उनको मतलब स्लीपर क्लास का फेयर मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा उनके, तो उसके लिए टिकट विकट उनको दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए भैया क्लोज, और ये डेट वेट कब हो रही है। देखिए स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की 26 फरवरी से, है ना। 22 फरवरी 23 फरवरी को तो नोटिफिकेशन ही आया था, 26 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू है और 18 मार्च तक ये चल रहा है। तो भैया डेट निकलने से पहले भर दीजिए। अगर कोई भी इसमें आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कमेंट करके, मैं उसका जवाब पक्के से दूंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल नहीं करें, आप कमेंट करें, ठीक है ना। मेरे बस में अगर होगा, मैं जानता हूँगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं जानता हूँगा तो मैं आपको कहीं ना गाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो आप उसको समझिएगा उस समय के लिए, है ना। और गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा वैसे भी नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से वैसे भी हमारा जो है कम्युनिकेशन खराब हो जाता है, ठीक है ना। और कुछ नहीं खराब होता, अपनी चीज़ें जो है गड़बड़ा जाती हैं, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ मैं आपसे, पहली बात तो, ठीक है। जो भी है जैसा भी है आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। और और क्या करोगे आप, और कुछ मत करो, है ना। बस काफ़ी है, आपने देख लिया हो तो बस किसी और को सेंड कर दो, उससे वो देख लेगा इसको, है ना। और भरिएगा ज़रूर, अब तो ये तो परमानेंट जॉब है भाई, है ना। और काफ़ी सारी जानकारी भी है इसमें, तो ये जीके के भी जैसा लगता है मुझे तो कभी कभी, कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कितनी ब्रांचेस और कहाँ कहाँ है ना, अपने आप में, है ना। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं जीके ही पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, और आपको भी वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक। जो भी है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि भैया आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना। और ऐसी जानकारी के लिए ही आप मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ। अगर इसमें कोई फर्दर कुछ आता है जानकारी के लिए तो भी मैं यहीं पर आके बताऊंगा, तो आप मुझसे जुड़े रहें ताकि आपको ये पता चलता रहे। बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि क्या है ना, वीडियो आ गई है ये उसी से मालूम चलता है, नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका अब तो रात हो रही, तो रात शुभ हो। और अच्छे से सोइएगा, सोइए मत जब तक कुछ पा ना लें आप, है ना। जागिए, मेहनत करिए और कुछ हासिल करिए, और जब हासिल हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइए, तभी तो मेहनत सफल होगी ना मेरी। इतना सब कुछ मैं बना रहा हूँ, कैसे मालूम, अच्छा कैसे पता चलेगा मुझे कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है ना। चलिए ठीक है, जय हिंद भारत।